Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College, Ajmer. लास्ट टर्न पर हमने मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू ऑफ द मटेरियल या निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हो सकती है, ये मैंने आपको बतलाया था। और इसमें एक पहला मेथड हमने डिस्कस किया था, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब इसमें आज हम एक दूसरा मेथड लेते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, या शॉर्ट में हम इसको कहते हैं लीफो मेथड, अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन। ये मेथड फीफो मेथड के बिल्कुल विपरीत है। फीफो मेथड में जहाँ हमें ये मान्यता रहती थी कि पहले आई सामग्री हम पहले निर्गमित करेंगे, हमारे स्टोर्स में जितने भी लॉट आए हुए हैं, पहला लॉट पहले निर्गमित होगा, उसके बाद वाला लॉट उसके बाद में होगा, इस तरीके से। लेकिन लीफो मेथड में ये हम उसका उल्टा चलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी हमारे पास स्टोर्स में जो सामग्री के अलग अलग लॉट उपलब्ध हैं, केवल कीमत के हिसाब से, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि फिजिकली हम उसमें अंतर कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे, केवल मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, उसकी प्राइसिंग के दृष्टिकोण से हम ये देखेंगे कि जो सबसे अंत में जो लॉट आया है वो हम सबसे पहले निर्गमित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक लॉट खरीदा 100 यूनिट का 10 रुपये के रेट पर, फिर आपने एक लॉट खरीदा 200 यूनिट का 11 रुपये के रेट पर, फिर आपने एक लॉट खरीदा 400 यूनिट का 12 रुपये के रेट पर। अब उसके बाद आपने मान लीजिए 250 यूनिट निर्गमित की। तो 250 यूनिट जो निर्गमित करी, वो हमारे पास जो 3 लॉट उपलब्ध है, 100 यूनिट का, 200 का, 400 का, तो सबसे अंत वाला जो लॉट है 400 यूनिट का, उसमें से हम निर्गमित करेंगे 250 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹12। ठीक है। तो अब हमारे पास जो 3 लॉट रह गए, वो 100 यूनिट का एज इट इज़ है, 200 का भी एज इट इज़ है, 400 में से 250 कम हो गई, 150 यूनिट रह गई 12 रुपये की रेट पर। अब मान लीजिए हमने फिर एक लॉट खरीद लिया 200 यूनिट का, और वो हमने खरीदा है मान लीजिए 11.5 रुपये पर, और अब हम उसके बाद 300 यूनिट निर्गमित कर रहे हैं। तो उसके बाद जो 300 यूनिट निर्गमित कर रहे हैं, तो उसके लिए अब हमारे पास 4 लॉट हो गए। एक 100 यूनिट है हमारे पास 10 रुपये का, 200 यूनिट हमारे पास है 11 रुपये का, 150 यूनिट हमारे पास है 12 रुपये का, और उसके बाद हमने और जो लॉट खरीदा है वो 11.5 रुपये में खरीदा है। अब हम जो इकाइयाँ निर्गमित करेंगे, वो जब करेंगे तो सबसे पहले जो 11.5 रुपये वाली इकाइयाँ हैं, मान लीजिए 200 यूनिट खरीदी है, तो वो सबसे पहले निर्गमित होंगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर नीचे से हम जो है सामग्री इशू करना प्रारंभ करेंगे। तो ये उसके बिल्कुल रिवर्स है। हमारे पास जो लॉट उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध लॉट में किस प्रकार से हम इसको निर्गमित करते जाएंगे, इस प्रकार से ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है ये काम करेगा। इसमें आप देखें तो आपके पास जो सामग्री अंत में आ रही है वो पहले निर्गमित हो रही है। तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि हम जो वस्तु की कॉस्ट डिटरमिन करेंगे, या जो लागत का हम निर्धारण करेंगे, उस लागत के निर्धारण में जो सामग्री की कीमत है वो बाजार मूल्य के निकटतम होगी, क्योंकि हम सबसे अंत वाली कीमत पर मटेरियल को इशू कर रहे हैं। तो वो मटेरियल की कीमत बाजार मूल्य के निकटतम होगी, इसका मतलब वस्तु की लागत जो है वो बाजार मूल्य के काफ़ी करीब होगी। तो ये जो है कॉस्ट असर्टेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फीफो और लीफो मेथड में ये मेथड कंपैरेटिवली बेटर है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सही लागत ज्ञात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लीफो मेथड में सामग्री की कीमत बाजार मूल्य के करीब आती है, जबकि फीफो मेथड में सामग्री की कीमत पुरानी हम शामिल करते हैं, तो वहाँ पर वो सही कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो पाती। अब आपसे कई बार कहा जाता है कि बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी लगातार कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में से किस विधि को उपयुक्त मानेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया
कि जब हम फीफो मेथड अपनाएंगे तो वहाँ पर कॉस्ट मार्केट प्राइस से दूर होगी, पुरानी होगी, और जब हम लीफो मेथड अपनाएंगे तो जो कॉस्ट की कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस के करीब होगी। और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या होता है? सही कॉस्ट एसरटेन करना। तो सही कॉस्ट एसरटेन बाद वाली विधि में लीफो से हो रहा है। तो बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में अंतिम आगमन, प्रथम निर्गमन विधि या लीफो विधि ही श्रेष्ठ विधि मानी जाती है सही लागत निर्धारित करने के उद्देश्य से। कई बार छोटे 1-2 नंबर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मेथड है बेस स्टॉक मेथड या आधार शेष पद्धति। आधार शेष पद्धति या न्यूनतम स्टॉक पद्धति, इसमें हम क्या करते हैं कि मिनिमम स्टॉक की मात्रा तय कर लेते हैं। जिस स्टॉक को तो कभी निर्गमित करना ही नहीं है या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो उस समय उसको निर्गमित करना है, और उसके बाद जो स्टॉक हमारे पास आ रहा है उसको जिस भी मेथड को हम काम में ले रहे हैं उस मेथड से उसको निर्गमित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि साहब हमने 1 तारीख को 500 यूनिट खरीदी और हमारे पास इसके पहले कोई यूनिट नहीं थी, और अब आपको कहा जाए कि इसमें से 250 यूनिट जो है वो 250 यूनिट जो है आपको इसमें बेस स्टॉक के रूप में रखनी है। अब उसके बाद हमने मान लो 400 यूनिट और ख़रीद ली। पहले 500 खरीदी, फिर 400 खरीदी। 500 मान लो 10 रुपये के रेट पर खरीदी, 400 11 रुपये के रेट पर खरीदी, और आपको कहा बेस स्टॉक 250 यूनिट रखना है। और उसके बाद हमने 500 यूनिट निर्गमित करी और फीफो मेथड हमें अपनाना है बेस स्टॉक के साथ। तो जो 250 यूनिट बेस स्टॉक हमने रखा है उसको तो इशू करना ही नहीं है। तो पहला लॉट जो 500 का है उसमें से केवल 250 यूनिट ही इशू होगी, और फिर जो बाकी 250 है वो 400 में से इशू करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें एक बेस स्टॉक को छोड़ करके बाकी फिर लीफो फीफो जो भी मेथड हम अपनाते हैं उसके आधार पर निर्गमित करते हैं। पर व्यवहार में जब हम बेस स्टॉक मेथड काम में लेते हैं तो यहाँ पर हम सामग्रिक निर्गमित की जो विधि है वो विधि हम यहाँ पर सामग्री निर्गमन की विधि जो है लीफो मेथड हम काम में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज प्राइस मेथड या औसत मूल्य विधि। अभी हमने मेनली 2 मेथड देखे हैं, बेस स्टॉक को छोड़ दें तो फीफो और लीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इन दोनों मेथड के एग्जाम्पल में हमने देखा कि कई बार एक ही समय में हम स्टोर से जो सामग्री निर्गमित कर रहे हैं वो एक से अधिक मूल्यों पर निर्गमित कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमने मान लो फीफो मेथड में एक सामग्री निर्गमित करी 500 यूनिट, और हमारे पास उस समय अलग अलग 3 लॉट थे। एक लॉट 200 यूनिट का था, दूसरा लॉट 300 यूनिट का था, चौथा लॉट 400 यूनिट का था, और फिर हमने मान लीजिए उसमें से एक सामग्री निर्गमित करी मान लो 300 यूनिट। तो फीफो मेथड अपनाएंगे तो जो 200 यूनिट है उसकी प्राइस अलग होगी, और जो 100 यूनिट है 300 के लॉट में से उसकी प्राइस अलग होगी। तो एक ही समय में एक ही जॉब पर हम स्टोर्स से जो सामग्री निर्गमित कर रहे हैं वो अलग अलग मूल्य की होती है। ऐसी स्थिति लीफो में भी आ जाती है कि हम एक ही समय पर एक ही उपकार्य पर या एक ही जॉब पर स्टोर से जो सामग्री निर्गमित कर रहे हैं वो 2 अलग अलग मूल्यों की होती है। तो ये एक अव्यवहारिक सी स्थिति होती है, और इससे जो है उत्पादन लागत जो है भिन्न भिन्न हो जाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम एवरेज मेथड काम में ले लेते हैं, एवरेज प्राइस मेथड। और जो एवरेज प्राइस मेथड हम काम में लेते हैं उस एवरेज प्राइस मेथड में हम 2 तरीके के मेथड काम में ले सकते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। अब सिंपल एवरेज आप जानते हैं जिसमें हम एवरेज की कैलकुलेशन करते समय क्वांटिटी को इग्नोर कर देंगे, केवल प्राइस को ध्यान में रखेंगे। जैसे आपने मान लीजिए 200 यूनिट खरीदी 4 रुपये के रेट पर, 100 यूनिट खरीदी 5 रुपये के रेट पर, फिर 300 यूनिट खरीदी 6 रुपये के रेट पर। अब अगर हम इसका औसत निकालें तो औसत क्या आया? 4 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 6 रुपये डिवाइडेड बाई 3 लॉट शामिल किए तो 5 रुपये एवरेज प्राइस आ गई। यहाँ पर हमने क्वांटिटी इग्नोर कर दी। अब यहाँ पर क्वांटिटी इग्नोर करने के कारण कई बार क्या होता है कि एक बड़ी अजीब सी और अव्यवहारिक सी स्थिति पैदा हो जाती है। वो अव्यवहारिक सी स्थिति क्या पैदा होगी कि आपके पास स्टोर लेजर में बैलेंस में क्वांटिटी बताई जा रही है, अमाउंट नहीं हो,
या इसके रिवर्स भी हो सकती है कि क्वांटिटी नहीं हो लेकिन अमाउंट बैलेंस में रह जाए। कैसे? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ कि मान लो हमारे पास हमने 10 यूनिट को खरीदी थी 60 रुपये की रेट पर और 100 यूनिट खरीदी 80 रुपये की रेट पर। ठीक है, अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या हो गया, 60 + 80 डिवाइडेड बाई 2 70 रुपये। और मान लो आपने ये सारी 110 यूनिट 70 रुपये की रेट पर इशू कर दी सिंपल एवरेज प्राइस पर। तो हमने जो खरीदी है उसकी कॉस्ट तो एक्चुअली आ रही है 10 यूनिट इंटू 60 + 100 यूनिट इंटू 80 8,600 रुपये। और हमने ये पूरी 110 यूनिट 70 रुपये की रेट पर निर्गमित कर दी तो 7,700 रुपये में निर्गमित करी। तो जब हम स्टोर लेजर बना रहे हैं तो स्टोर लेजर में 110 यूनिट हमारी कॉस्ट पड़ रही है 8,600 रुपये और हम इसको जब इशू करेंगे 110 यूनिट 7,700 में तो बैलेंस में क्वांटिटी तो हो जाएगी नील और अमाउंट रह गया यहाँ पर 900 रुपये। ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, हास्यास्पद स्थिति हो गई कि हमारे पास स्टॉक में मटेरियल की क्वांटिटी तो नील है लेकिन अमाउंट 900 रुपये। ये क्यों हुआ? क्योंकि एवरेज निकालने में हमने क्वांटिटी को इग्नोर किया और एक हमने लॉट खरीदा बहुत छोटी इकाई का 10 इकाई का और एक लॉट हमने खरीदा बड़ी इकाई का, तो इसके कारण से हमारा एवरेज बिगड़ गया। अब अगर मान लीजिए इसकी उलट स्थिति होती कि हम 10 यूनिट तो खरीदते 80 रुपये की रेट पर और हम 100 यूनिट खरीदते 70 रुपये की रेट पर, तो हमारी कॉस्टिंग होती यहाँ पर 7,800 रुपये और हम इस पूरी 110 यूनिट को हम 100 यूनिट 60 रुपये पे मान लो, वो एग्जांपल ले लो, 100 यूनिट 60 रुपये पर, तो ये 6,000 हो गया। तो टोटल हमारी कॉस्टिंग हो गई 6,800 रुपये और हम ये पूरी 110 यूनिट वही एवरेज निकाले तो 70 रुपये पे आता, तो 7,700 रुपये में हम निर्गमित करते। अब यहाँ पर स्थिति क्या होती कि कुल मिलाकर आपके पास माल था 6,800 रुपये की लागत का जिसको आपने जारी कर दिया 7,700 रुपये में। तो यहाँ पर अमाउंट तो हम जितनी कॉस्ट थी उससे ज़्यादा चार्ज कर दिया हमने और क्वांटिटी का बैलेंस नील हो गया। तो दोनों ही स्थितियाँ बहुत ख़राब है। तो ये जो सिंपल एवरेज मेथड है, जनरली हमें ये सिंपल एवरेज मेथड उस समय काम में लेना चाहिए जबकि हम हर एक बार खरीदी जाने वाली सामग्री की क्वांटिटी समान रखें। वहाँ पर ये अजीब स्थिति नहीं होगी। जैसे हम हर बार 500 यूनिट खरीद रहे हैं और फिर एवरेज निकालते हैं, तो हर बार 500 यूनिट खरीद रहे हैं तो 500 को इग्नोर भी कर देंगे तो हमारा एवरेज सही निकलेगा। तो सिंपल एवरेज मेथड उस समय उपयुक्त रहेगा जबकि हम सदैव एक समान मात्रा में सामग्री खरीदें। आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम इसको आगे बढ़ेंगे, वेटेड एवरेज मेथड कैसे काम में लेते हैं और फिर हम इसका अगर हुआ संभव हुआ तो एक इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।